का हो भैया, का हाल चाल बा। वर्दी लेके रहा कहा है। अब की बार आ चुका है 25 क्वेश्चन लेके बिल्कुल फटाफट। अगर 50 क्वेश्चन में से औकात हो तो 10 के सही आंसर देख दिखावा और समझ लिया 10 का आंसर अगर आपने सही दे दिया तो पड़ोसी घरे मातम पड़ जाइए। अब की पक्का वर्दी आ जी, 100% आ जी। 2 किलो लड्डू उन्होंने घरे पहुंचाया। जेके बाप तोरे बाप से कहा रहेंगे तो बेटा कुछ ना कह पाए जिंदगी में उनका, तो दोस्तों अब की जरूर पहुंचावे का लड्डू। आइए शुरू करते हैं यार, धकाधक। बिल्कुल 25 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का सही जवाब दे देंगे तो वर्दी आपकी फिक्स है, कोई नहीं रोक सकता। ब्रह्मा अगर स्वर्ग से उतर आएंगे धरती में ले लेंगे अवतार ना, तो चौराहे मुझे जिंदा जला देना, लेकिन आपको 100% वर्दी मिलेगी। देख लेना 100%। मैं पंडित होकर कह रहा हूं, विचार कर दे रहा हूं दोस्तों, आपको वर्दी मिलेगा। पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में गड़बड़ी मत कीजिएगा। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है, क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों देखिए भाई, पढ़ाई आपको बिल्कुल सही से करनी है। क्वेश्चन में यह दिया जा रहा है कि जब हम कोई अक्षर या कोई ध्वनियां उच्चारित करते हैं तो स्वर तंत्रिकाएं क्या करती हैं, आपस में आ जाती हैं। तो उनके बीच से वायु निकलती है तो उससे कंपन होता है। तो जब कंपन होता है तो वो क्या कहलाती हैं? तो आपको पता है दोस्तों, उनको घोष ध्वनि कहता है। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? घोष ध्वनि। और अगर जब कंपन नहीं होती है तो उसे क्या कहा जाता है? अघोष ध्वनियां कही जाती हैं। नीचे आपको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं। देखिए यहां पे वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है, वे घोष ध्वनियां कहलाती हैं। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, सभी स्वर और या लावा जिन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, इसके साथ साथ ह जो होता है वो घोष वर्ण है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासिक रूप कहलाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन 100% फंस सकता है आपकी बार पुलिस में। देखिए इसका आंसर है बिल्कुल सी, पद। देखिए यहां पर एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ध्यान से देखिए। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासिक रूप पद कहलाता है। इसी प्रकार सार्थक वर्ण या वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। शब्द साभिप्राय होते हैं। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। व्याकरण के नियमों के अनुसार विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि की योग्यता रखने वाला वर्णों का समूह पद कहलाता है। ठीक है, आप इसको बिल्कुल रट लीजिए। ये क्वेश्चन 100% चांस है कि ये फंस जाएगा। अगला क्वेश्चन सबसे बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, इसका जवाब देखते हैं कितने लोग दे पाते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? इसमें 100% मैं कह रहा हूं आप लोग गलत कर देंगे। तो इसका जो विकल्प सी है वो दोस्तों बिल्कुल सही होगा, 11 और 25। देखिए स्वर तो सबको पता है कि 11 होता है, लेकिन व्यंजन में बहुत सारे लोग 33 समझते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है उसने व्यंजन 35 माने हैं। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि 33 व्यंजन तो हम लोगों को पता है, 2 और कौन कौन से हैं? तो यहां पर देखिए आपको बता देते हैं 2 और कौन कौन से हैं। तो यहां पर नीचे आप लोग देख लीजिए, यहां पर दोस्तों जो यहां पर नीचे आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे ड और ढ व्यंजन, इसको ऐड कर दिया गया है। ठीक है, यहां पर आपको पता है ड और ढ तो ऑलरेडी थे, लेकिन इसके नीचे जो नुक्ता चिन्ह लगा है ये वाला जो है 2, इनको भी यहां पर ऐड कर दिया गया है। इससे क्या हुआ दोस्तों, 33 + 2 होकर के 35 हो गया है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब आपकी लगा के आना है। पूरे 90 के 90% लोग फेल हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। आप यहां पे श्री गणेश एकेडमी चैनल से जुड़े हो, इसलिए बिल्कुल आपका 1 नंबर फिक्स हो चुका है। ये 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, देख लेना। लाइक कर दो वीडियो को, आगे बढ़ते हैं। अगला यहां पे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे क्या पूछ रहा है कि एक ऐसा वर्ण बताइए जो घोष भी हो और महाप्राण भी हो। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि घोष कौन होते हैं? जिनके साथ कंपन होता है। महाप्राण वे होते हैं जिनको बोलने पर बहुत ज्यादा वायु निकलती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए श ह है, 3 है। ठीक है, तो यहां पर सही विकल्प हो जाएगा ह के साथ, क्योंकि प्रस्तुत वर्णों में ह जो है वो घोष भी है। घोष होने का मतलब है कि उसके साथ कंपन भी हो रहा है और महाप्राण भी है। ठीक है, ये देख लीजिए, घोष और सघोष ऐसी ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है। ठीक है, यहां पर उदाहरण भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये था, देखते हैं कितने लोग सही कर पाए हो। अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है दोस्तों। यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। अब देखिए बहुत सारा हमने वर्णों से कर लिया है, अब हम लोग थोड़ा संज्ञा में देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इसमें देखिए
कांति है, धीर है, चौड़ाई है और नीलिमा है। तो यहां पर आप पहले बताइए क्या होगा। मैं आपको बता देता हूं, उत्तर धीर होगा। धीर इसलिए होगा दोस्तों, जो भाववाचक संज्ञा होते हैं उनसे हमें भावना का पता चलता है, कुछ ना कुछ काम का पता चलता है, भावना जुड़ी होती है उसके साथ। लेकिन धीर एक ऐसा शब्द है जिससे भावनाएं नहीं जुड़ी हुई हैं। यहां पर आप देख सकते हैं पूरा इसका जो मतलब की व्याख्या हुआ है वो भी आप आराम से देख सकते हैं कि दिए गए विकल्पों में धीर शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। शेष अन्य विकल्प कांति, चौड़ाई और नीलिमा शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध करा रहे हैं। ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर दोस्तों है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें एक भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और यहां पे देखिए, यहां पे पूछ रहा है कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। यानी ये जो आपको 4 विकल्प दिख रहे हैं, इनमें से 3 अनिश्चयवाचक हैं, एक ही नहीं है, उसको ढूंढना है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको उलझा देगा पुलिस में। अब की बार 100% आपको बिल्कुल गड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, लड्डू बांटना है तो बिल्कुल वर्दी लेना ही लेना है। ठीक है, देखिए पहला है कि कोई ना कोई तो मेरी बात सुनेगा, तो इसमें कोई ना कोई है, यह अनिश्चित है। सब लोगों ने एक दूसरे को अपने अपने पते दिए, किसी ने पत्थर मार दिया, हमने भारत में रहकर बहुत कुछ सीखा। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ये जो बी वाला है, सब लोगों ने एक दूसरे को अपने अपने पते दिए, तो ये दोस्तों बिल्कुल अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, क्योंकि इसमें सभी लोग जो हैं वो एक दूसरे को पत्र दे रहे हैं, मतलब कोई भी बचा नहीं है, सब लोग यहां पे मतलब काम कर जा रहे हैं, इसलिए यहां पे यह अनिश्चयवाचक नहीं है, ये निश्चयवाचक है। ठीक है, यहां पर आप निश्चयवाचक किसे कहते हैं, अनिश्चयवाचक किसे कहते हैं, वो आप यहां पर देख सकते हैं। थोड़े सा अगर जानने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि अनिश्चयवाचक वे हैं जिनमें हमको निश्चित नहीं होता है, और निश्चयवाचक वे सर्वनाम हैं जो हमें परिणाम निश्चित होता है। जैसे सब लोगों ने एक दूसरे को पते दिए हैं अपने अपने, वो हमको पता चल गया है, तो ये निश्चयवाचक है। ठीक है, अगला यहां पर दोस्तों क्वेश्चन है, सार्वनामिक विशेषण युक्त वाक्य है। तो यहां पर ये 4 वाक्य दिए गए हैं, आप बताइए। इतने गुणज्ञ और रसिक लोग एकत्र हैं, दोनों के दोनों लड़के मूर्ख निकले, राम का सिर कुछ भारी सा हो गया, उसे दवा 2-2 घंटे के बाद दी जाए। तो देखिए, सबसे पहले सार्वनामिक विशेषण होते क्या हैं। तो दोस्तों विशेषण पहले तो आपको पता होना चाहिए, ये क्रिया की विशेषता बताते, मतलब की विशेषता बताते हैं। ठीक है, विशेषण, और विशेषण के 3 मतलब भेद होते हैं। ठीक है, इनमें से एक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, तो यहां पर ये जो पहला वाक्य है, इतने गुणज्ञ और रसिक लोग एकत्र हैं, ये सार्वनामिक विशेषण युक्त है, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण में होता यह है कि जो हमारा यहां पे कर्ता होता है, इससे पहले विशेषण दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए इतने गुणज्ञ और रसिक, यहां पहले बता दिया गया है, फिर बोला गया है लोग एकत्र हैं। ठीक है, तो यहां पर यह चीज ध्यान देना है। दोस्तों यहां पर 2 क्वेश्चन और आपके सामने है, विशेषण का भेद नहीं है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि विशेषण के 3 भेद हैं। अब 3 भेद कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। यहां पर 4 विकल्प है, प्रभाववाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। इनमें से कौन सा भेद नहीं है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण, ये तीनों ही भेद होते हैं। तो यानी कि प्रभाववाचक विशेषण जो है ये यहां पे फाइनली आंसर हो जाएगा, ये विशेषण का भेद नहीं है। ठीक है, तो आप समझिए दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। यहां पर मतलब आपको संज्ञा के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, विशेषण के कितने होते हैं, क्रिया विशेषण के कितने होते हैं, वर्तमान के कितने भेद हैं, भविष्य के, भूतकाल के कितने हैं, भविष्य के कितने हैं, ये सब आपको रटे होने चाहिए, तभी आपका यहां पे पुलिस में निकलेगा। और आज के आज रट लीजिए, अगर रटा नहीं है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर आपको कहता है, वह ऊपर नीचे जाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद क्या है। अव्यय पद का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा अव्यय हो, यानी जो लिंग, वचन, समय आदि के अनुसार जो बदलता नहीं है। ठीक है, तो फाइनली जो अव्यय पद है वो यहां पर क्या है, ऊपर नीचे। आप इसमें कुछ भी परिवर्तन कर देंगे, चाहे कर्ता परिवर्तन कर दीजिए, चाहे लिंग परिवर्तन कर दीजिए, चाहे आप कुछ भी कर दीजिए, यानी कि लेकिन ये जो ऊपर नीचे है ना, ऊपर नीचे ही रहेगा, इसमें बदलाव नहीं आएगा। और ऐसा चीज जिसमें बदलाव नहीं आता वो अव्यय पद होता है। ठीक है, इसे अभिकारी शब्द भी बोलते हैं। तो ऊपर नीचे ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आपका हो जाएगा अव्यय पद। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में विधेय विशेषण है। अब देखिए 4 वाक्य दिया गया है कि सुशीला बढ़िया काम करती है, पके फल ही प्रयोग में लाने चाहिए, सभी को नीली छतरी चाहिए, मेहुल का घर आलीशान है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि विधेय विशेषण होता क्या है। तो विधेय विशेषण वह होता है जो विशेष के बाद आता है। ठीक है, यानी कोई चीज है उसकी विशेषता हमने पहले बता दी, उसके बाद फिर से हम एक विशेषण बता रहे हैं, तो वह क्या होता है, विधेय विशेषण होता है। तो इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि मेहुल का घर आलीशान है। इस वाक्य में जो हमने मेहुल का घर है, मेहुल के घर हमने बोल दिया, लेकिन अंतिम में हम उसकी विशेषता बता रहे हैं, आलीशान है। तो जो ये मतलब बाद में आ रहा है, विशेषता के बाद आ रहा है, तो ये जो शब्द
शब्द है यानी डी जो वाक्य है ये हमारा क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण। इसमें आलीशान जो बाद में आया है इसलिए ये वाक्य क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण। ठीक है, बिल्कुल आप लोग कितने सही किए हैं कमेंट कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है। तो हम लोग दोस्तों जानते हैं कि जब कोई वस्तु एक से दूर हटती है यानी उससे दूर जाती है तो वहां पे अपादान कारक काम करता है। ठीक है, और इसका जो मतलब कि पहचान होता है वो क्या होता है, इसका कारक क्या होता है, से होता है। ठीक है, तो अगर कोई चीज अलग हो रही है जैसे छत से ये गिरा या पेड़ से पत्ते गिरे, तो जहां से चीजें अलग हो रही हैं अलग होने के संदर्भ में अपादान कारक कार्य करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे कितने सही किए आप लोग कमेंट करते रहिए। ठीक है, अपने अपने आंसर हमसे पहले बताया करिए। ठीक है दोस्तों, यहां पर अगला क्वेश्चन है, मैंने पत्र लिखा, वाक्य में पत्र कौन सा कारक है। तो आपको यह बताना है कि पत्र कौन सा कारक है, कर्ता है कि संबंध है कि कर्म है कि करण है। तो यहां पर आप लोग अपना आंसर दीजिए। तो आंसर जो है दोस्तों वो है कर्म। देखिए आप क्या कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, अगर जब आप क्या लगाने से अगर आपको आंसर मिल जाता है तो वो कर्म कारक हो जाता है। यहां पर आप फाइनली दे सकते हैं, मैंने पत्र लिखा, इस वाक्य में पत्र जो होता है वो कर्म कारक है। ठीक है, इसके बाद आता है, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे हमको पता है, आप लोग कर लेंगे क्योंकि यहां पर आ गया है और में पर जहां पे आ जाते हैं वहां पे कौन सा अधिकरण होता है, यहां पे अधिकरण होता है। ठीक है, यहां पे अधिकरण होता है। ठीक है, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा करण है, अधिकरण कारक है। जब किसी का आधार प्रकट करना हो अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है, यानी कोई चीज है, किस चीज में वो बैठी है या उसका आधार क्या है, उस आधार को जब व्यक्त किया जाता है तो वो अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर बीड़ा पाड़ में समास है। अब आप लोग बताइए, बहुब्री है कि कर्मधारा है कि द्विगु है कि अव्ययी भाव समास है। तो यहां पे बहुब्री समास वे होता है जो अपना खास अर्थ छोड़कर किसी तीसरे अर्थ की बोध कराता है, यानी किसी दूसरे के बारे में कहा जाता है। कर्मधारा जिसमें वो कोई ना कोई विशेषता धारण किए रहता है। ठीक है, अव्ययी भाव में प्रथम प्रधान होता है। ठीक है, और द्विगु समास जो होता है संख्या पूर्वे द्विगु यानी संख्या जिसमें होता है। तो यहां पर बीड़ा पाड़ी समास जो है वो बीड़ा पाड़ी में कौन सा समास है ये आपको बताना है दोस्तों। तो कौन सा है, तो यहां पे जो आंसर है दोस्तों वो है बहुब्री समास, क्योंकि बीड़ा पाड़ी कहा जाता है अर्थात बीड़ा है जिसके हाथ में, अर्थात किसको कहा गया है, मां सरस्वती को कहा गया है। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं बीड़ा पाड़ में बहुब्री समास है, जिसका विग्रह होगा विग्रह क्या होगा, बीड़ा है हाथ में जिसके अर्थात किसका, सरस्वती। अगला क्वेश्चन है यहां पर दोस्तों, दोपहर में समास है, ये आप लोग बताइए। अगर आप लोगों ने सही बता दिया तो 100% आप सेलेक्ट हो जाएंगे इस बार पुलिस में, मुझे पूरा आशा हो जाएगा दोस्तों। और आप लोग कमेंट करके बताना कि इसका आपने सही जवाब दिया था कि नहीं। मैं इसका आपको बोलता हूं, इसका सही जवाब दीजिए। दोपहर में कौन सा समास है, द्विगु है कि द्वंद्व है कि बहुब्री है कि कर्मधारय है। मैंने सबकी बात करी थी, द्वंद्व की बात करना था, तो दोनों पद इसके प्रधान होते हैं। ठीक है, तो यहां पर दोपहर में समास कौन सा होगा, तो यहां पर दोस्तों दोपहर में जो समास होगा वो होगा द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास क्यों होगा, क्योंकि संख्या पूर्वे द्विगु मैंने आपको पहले ही बताया, दोपहर में दो आ जा रहा है, दो क्या है, एक संख्या है और संख्या पहले आ गया, तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर आता है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। याद रखना, कह रहा है कि ऐसा शब्द बताइए जिसमें प्रत्यय नहीं लगा, यानी बिना प्रत्यय बनाए चयन कर जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। ठीक है, तो यहां पर संपोला है, कटौती है, बैठा है और तिरोभाव है। तो यहां पर आप लोग बताइए, क्योंकि आप लोग कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं, इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, प्रत्यय लगने से बनने वाले शब्द, यहां पर कौन सा ऐसा शब्द है जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है, बताइए कौन सा है। तो यहां पर आंसर होगा दोस्तों तिरोभाव। तिरोभाव ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है। तिरोभाव शब्द तिरस उपसर्ग से बना है, यह प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। ठीक है, क्योंकि तिरोभाव में कौन सा क्या लगा है, उपसर्ग लगा है, और कौन सा उपसर्ग लगा है, तिरस है। ठीक है, यह आपको बताना है। ठीक है, तिरोभाव संगत उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर आता है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अधि उपसर्ग से बना सही शब्द है। दोस्तों आप एक चीज ध्यान दे रहे होंगे, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं सब किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और हिंदी का कोई भी एग्जाम होता है ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि अधि उपसर्ग से बना सही शब्द है, यहां पे अत्यंत है कि अध्यक्ष है कि आघात है कि अनुपयुक्त है, तो इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो अधि उपसर्ग से बना है। ठीक है, तो यहां पे सही विकल्प हो जाएगा अध्यक्ष। ये जो अध्यक्ष है दोस्तों ये अधि उपसर्ग से बना है। अगला क्वेश्चन यहां पर दोस्तों है, ये है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, रात्रि, पंख, कार्य, देव। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि तद्भव शब्द होते क्या हैं। तो आपको पता है जो संस्कृत के मूल स्वर
ठीक वैसे ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें तत्सम कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर संस्कृत का मूल शब्द थोड़ा सा विकृत रूप में आकर या उसमें कुछ परिवर्तन करके हिंदी में यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, तो वह क्या हो जाता है, तद्भव हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर रात्रि 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 की तरह यूज होता है, कार्य कार्य की तरह यूज होता है, संस्कृत में देव देव की तरह यूज होता है। तो ये तीन शब्द जो है वो बिल्कुल यहां पर तद्भव नहीं है। ये जो पंख शब्द है ये तद्भव है, ठीक है। और इसका तत्सम रूप क्या होता है, तो तत्सम रूप इसका होता है पक्ष, ठीक है। ये देख सकते हैं जिसका तत्सम रूप क्या है, पक्ष है, ठीक है। पंख जो है पक्ष का मतलब बिगड़ा हुआ रूप है जिसे हम तद्भव कहते हैं। अच्छा, अब पूछ रहा है योग रूढ़ शब्द क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शब्द कोई दोस्तों रचना के आधार पे तीन प्रकार के होते हैं। एक रूढ़ होता है, एक योग रूढ़ होता है, ठीक है, एक आरूढ़ होता है, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो एक होता है यौगिक, ठीक है, यहाँ पे रूढ़ होता है, यौगिक शब्द होता है और योग रूढ़ होता है, ठीक है। तीन शब्द होते हैं तीन प्रकार के। तो यहाँ पे पूछ रहा है योग रूढ़ क्या होता है, ठीक है। तो योग रूढ़ शब्द कौन सा है, कान है कि नाक है कि पंकज है कि घुड़सवार है। तो यहाँ पर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा पंकज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि योग रूढ़ शब्द होते क्या हैं। तो दोस्तों इसकी परिभाषा है, तो योग रूढ़ शब्द वे होते हैं दोस्तों जो अपना अर्थ स्वयं का नहीं प्रकट करते हैं बल्कि किसी विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे दोस्तों ठीक ये समझ सकते हो कि जितने भी बहुब्रीहि समास के शब्द होते हैं वो योग रूढ़ हैं, ठीक है। जैसे पंकज है तो आपको पता है पंकज से हमको समान अर्थ नहीं पता चल रहा है, बल्कि पंकज अर्थात कि पंक धन जा माने जन्म लेने वाला, पंख माने कीचड़ में, ठीक है, या पंख में, ठीक है, अर्थात कमल, ठीक है। तो पंकज से हमको कमल अर्थ की बोध हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, योग रूढ़ हो जाएगा। और योग शब्द क्या होते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। और रूढ़ शब्द क्या होता है, जो मतलब बहुत छोटा होता है, जितना छोटा शब्द होगा वो रूढ़ ही होता है। जैसे कान है ये रूढ़ शब्द है, इसके वर्णों को अगर अलग किया जाएगा तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी, इसकी कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनको अलग करने पे किसी भी प्रकार का उनका मतलब क्या कहते हैं, अर्थ नहीं रह जाता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में तद्भव शब्द है दुर्लभ, दूध, धान्य, धैर्य। तो यहां पर आपको पता करना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। तो आपको पता है, फिर से मैं बता दे रहा हूं, तद्भव शब्द वे होते हैं जो हिंदी में तत्सम के विकारी होते हैं, यानी थोड़ा सा चेंजिंग करके यहां पर यूज होते हैं। तो यहां पर ये जो दूध है वो शब्द हो जाएगा बिल्कुल यहां पे तद्भव, क्योंकि इसका संस्कृत में यूज होता है दुग्ध, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं बी विकल्प सही है, ठीक है। अगला यहां पर आता है, निम्न में तत्सम शब्द है घी है कि चांद है कि घृणा है कि घोड़ा है। तो आपको पता है दोस्तों ये जो घृणा शब्द है वो यहाँ पे ये तत्सम हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत में इसका घृणा रूप ही यूज होता है या कहें उपयोग किया जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे घी का तत्सम घृत होता है, चांद का चंद्र होता है, घोड़ा का घोटक होता है। ये आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। तो देखो दोस्तों मैंने बहुत सारे प्रश्न आपको करा दिए हैं, और आज ऐसा नहीं है कि यही एक वीडियो है। मॉडल पेपर के नाम से, हिंदी व्याकरण के नाम से, हिंदी साहित्य के नाम से आपको आने वाले समय में डेली 50-50 क्वेश्चन के यहाँ पे मॉडल पेपर दूंगा। 50-50 क्वेश्चन डेली हल कराऊंगा, वही क्वेश्चन हल कराऊंगा जो यहाँ पर बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देख सकते हो आप लोग बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, और पुलिस में तो आने के 90% चांस है। और यार सच में बोल रहा हूं भाई, अब की बार पुलिस की वर्दी लेनी ही लेनी है, अपने लिए नहीं लेनी है बल्कि पड़ोसियों को मारने के लिए लेनी है। मतलब पड़ोसी के घर में क्या कहते हैं, चूल्हा न जले एक दिन, ये कहा जाता है देहाती में कि पड़ोसी घर में चूल्हा नहीं जलने का मतलब है कि उन्हें हमारे यहाँ खुशियां आई, हमारे यहाँ नौकरी आएगी तो पड़ोसी के यहाँ चूल्हा नहीं जलेगा। ये जान लीजिए, आप लड्डू लेकर जाएंगे वो भले ही हंसी हंसी ले लेंगे, कहेंगे बेटा जीते रहो, बहुत मेहनत करते थे आप तो, अरे मैं पहले से जानता था तुम जिंदगी में बहुत बड़ा करोगे, तुम तो पढ़ने में बहुत अच्छे थे। ऐसा कहने वालों से आप बिल्कुल सावधान रहिए, दिल और दिमाग लगा के पढ़िए। बिल्कुल समझ लीजिए इस बार वर्दी ले लेना है, बिल्कुल, ठीक है। वर्दी आएगी यार, टेंशन मत लो, और खाओ पियो आराम से, देह बनाओ, थोड़ा सा व्यायाम किए जाओ। बहुत ज्यादा शरीर तुम्हारा खराब होता जा रहा है आप लोगों का, बल्कि पुलिस में अच्छा जरूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।